अस्सलाम अलैकुम दोस्तों, पेश खिदमत है आज की कहानी। कहानी में आगे बढ़ने से पहले मेरी नए आने वाले दोस्तों से अपील है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकॉन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दें ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। मरदूद अख्तर बेग ने मुझे शिकस्ते फाश दी और बेवफा जरीना ने मुझे 3 साल तक अहमक बनाया। उससे बेहतर तो अंजीला थी। अगर उसकी दोनों आंखें बीक वक्त मुख्तलिफ सिमतों में ना देखती होती और ठोड़ी पर जले हुए का निशान ना होता तो वो जरीना से कहीं ज्यादा खूबसूरत थी। उसका कद जरीना से कहीं अच्छा था और जो मुझसे जरीना से भी ज्यादा मोहब्बत करती थी। लेकिन ना जाने मोटा हशमत कहां से उस कोताह कद लड़की को ले आया जिसने मुझे अंजीला से दूर कर दिया। जरीना ने चंद ही दिनों में मुझे खुद पर आशिक कर लिया और अंजीला सोगवार हो गई। जरीना मुझसे मोहब्बत की पींगे बढ़ाती रही और मैं अंजीला को भूलता गया। खुदा मुझे मुआफ करे। मैंने अंजीला की भींगी आंखों का मजाक उड़ाया जिसकी महरक जरीना थी। फिर अंजीला इतनी बददिल हो गई कि उसने अधेड़ उम्र के जैकब से शादी कर ली। अंजीला की शादी में मैं और जरीना उसी तरह शरीक हुए जैसे मियाँ बीवी हों। इस तरह खुशी के मौका पर भी मैं उसके दिल पर चरके लगाने से बाज ना आया। मुझे अंजीला की वो कर्बनाक मुस्कुराहट याद आ गई जो मुझसे शादी की मुबारकबाद वसूल करते वक्त उसके होंठों पर आ गई थी। लेकिन इसमें मेरा कोई कसूर नहीं था। सब कुछ जरीना की वजह से हुआ था। और अब जरीना अख्तर बेग से शादी कर रही थी सिर्फ इसलिए कि अख्तर बेग अकाउंटेंट था। उसकी तनख्वाह 1100 थी और मैं क्लर्क था। मेरी तनख्वाह 350 थी। मगर अब मैं क्या करूं? जरीना की शादी का कार्ड सामने मेज पर पड़ा मेरा मुंह चढ़ा रहा था और मैं गुस्से से खोल रहा था। हम सब मोटे सेठ हशमत अली की इंपोर्ट एक्सपोर्ट की फिल्म हशमत ब्रादर्स में काम करते थे। सेठ हशमत खालस सेठ थे। न जाने कौन से खानदान से उनका ताल्लुक था, लेकिन अब बाइज्जत लोगों में शुमार होते थे। बड़े बड़े लोगों से रसूख थे। बड़े बड़े लाइसेंस मिल जाते थे और कारोबार खूब चल रहा था। लेकिन हशमत सेठ हद दर्जा कंजूस थे। लंडा बाजार के सूट पहनते, सड़ी बुड़ी बुसी अस्टन में कार में सफर करते जिसमें हारन के सिवा हर चीज बोलती थी। दफ्तर का स्टाफ 14 अफराद पर मुश्तमिल था जिनमें 2 खवातीन और बाकी हजरात थे। किसी भी फिल्म की शान बढ़ाने के लिए लेडी टाइपिस्ट और लेडी रिसेप्शनिस्ट की मौजूदगी जरूरी होती है। हशमत सेठ इस जरूरत से बखूबी वाकिफ थे। लेकिन 200 रुपये माहवार पर भींगी आंखों वाली अंजीला ही मिल सकती थी जिसकी टाइप की स्पीड बहरहाल 22 अल्फाज फी मिनट तो थी ही। और उस नायाब टाइप राइटर पर जिसके हरूफ हर वक्त लड़ते झगड़ते रहते थे 15-16 अल्फाज फी मिनट निकल ही आती थी। दूसरी खातून वक्त की सताई हुई मोहतरम जेबुन्निसा थी जो रिसेप्शनिस्ट का काम करती थी। लेकिन उनकी उम्र खासी थी इसलिए दफ्तर का कोई आदमी उनसे इश्क ना कर सका। और जब वो किसी की तवज्जो हासिल करने में नाकाम रही तो बददिल होकर मुलाजमत छोड़कर चली गई। इस तरह दफ्तर में अब भींगी आंखों वाली अंजीला का ही राज था। वही चपड़ासी से लेकर अकाउंटेंट तक की आंखों का तारा थी। ये अंजीला की आंखों का कमाल था कि वह हर शख्स को मुतमिन कर देती थी और हर शख्स यही समझता था कि मिस अंजीला हर वक्त उसकी तरफ देखती रहती हैं। लेकिन उस बाज़ौक़ ऐसाई लड़की ने इस नाचीज को पसंद किया जिसका अजहार एक दिन क्रिसमस के मौका पर उसने कर दिया। वो इस तरह के दफ्तर के पूरे स्टाफ में उसने सिर्फ इस खादम को अपने यहाँ बुलाया था। मेरी बातें खुल गईं। वैसे एक बात अर्ज कर दूं कि लोग मुझे कबूल सूरत बल्कि खूबसूरत कहते हैं, जो भी पूरी दुनिया में तन्हा होने की वजह से अच्छा खाने और अच्छा पहनने का आदी रहा हूँ। ये दूसरी बात है कि अपने उम्दा लिबास पहनकर कभी दफ्तर नहीं जाता।
کیونکہ ان کے خراب ہونے کا اندیشہ رہتا ہے۔ بہرحال مس انجیلا نے مجھ سے اظہار عشق کر دیا۔ ہمارا عشق پورے 2 سال تک بغیر کسی حادثے کے چلتا رہا۔ اس دوران انجیلا نے کئی بار عیسائی مذہب چھوڑ کر مسلمان ہونے کا ارادہ ظاہر کیا۔ ہم اس کے لیے وقت کا انتظار کر رہے تھے کہ سیٹھ حشمت نئی ریسپشنسٹ کو لے آئے۔ یہ زرینہ تھی، بوٹے سے قد کی، گھنگریالے بالوں والی حسینہ، خوش مزاج ہنس مکھ، اور اس کے آتے ہی انجیلا کا رنگ پھیکا پڑ گیا۔ لیکن میں آپ کو پورے خلوص سے بتاتا ہوں کہ میرے دل میں اس وقت تک کوئی منافقت پیدا نہیں ہوئی جب تک زرینہ نے خود میری طرف قدم نہ بڑھائے۔ دفتر کے بیشتر لوگ زرینہ کی توجہ حاصل کرنے میں کوشاں تھے، لیکن زرینہ کسی کو لفٹ نہیں دیتی تھی۔ پھر ایک شام جب ہم دفتر سے نکل کر بس اسٹاپ پر پہنچے تو زرینہ میرے قریب آ گئی۔ مصروف ہیں مسٹر عارف؟ اس نے ایک ادا سے پوچھا۔ جی نہیں، حکم دیں۔ دراصل پکچر دیکھنے کا موڈ تھا، لیکن تنہا جاتے ہوئے جھجکتی ہوں۔ 2 ٹکٹ بک کرائے تھے، اگر آپ پسند کریں۔ میں بھلا کیوں نہ پسند کرتا؟ ہم نے پکچر دیکھی۔ میں نے اسے ڈنر کی دعوت دی جو اس نے قبول کر لی۔ ڈنر کے دوران ہم نے ایک دوسرے کے حالات زندگی جانے، ایک دوسرے سے واقف ہوئے، اور پھر زرینہ نے روزانہ مجھے مسکرا کر سلام کرنا شروع کر دیا۔ دفتر میں کھلبلی مچ گئی، انجیلا اداس ہو گئی۔ لیکن ان باتوں کا ہمارے اوپر کیا اثر پڑ سکتا تھا؟ میں نے انجیلا کی نیو اے ڈے والی دعوت پر بھی معاذرت کر لی تو انجیلا کو یقین ہو گیا کہ اس کا دور ختم ہو گیا۔ چنانچہ وہ مظلوم لڑکی خاموشی سے پیچھے ہٹ گئی۔ دوسرے لوگوں کو بھی احساس ہو گیا کہ یہ دوسری لڑکی بھی میرے جال میں پھنس گئی ہے اور اب ان کی دال گلنا مشکل ہے۔ چنانچہ انہوں نے بھی عشق کرنے کے اوزار سمیٹ کر دل کے تھیلے میں بند کر لیے اور ہمارے بارے میں کانا پوسی کرنے کے سوا اور کچھ نہ کر سکے۔ کیوں زرینہ سے میری محبت پروان چڑھنے لگی اور ہم ہر جگہ ساتھ ساتھ آتے جاتے۔ زرینہ 2-3 بار میرے پاس آتی اور میں 2-3 بار اس کے پاس جاتا۔ ہم دونوں ایک دوسرے کو اطلاع دیے بغیر کبھی غیر حاضر نہ ہوتے۔ دوپہر کو ساتھ کھانا کھاتے۔ شام کو میں زرینہ کو اس کے مکان پر چھوڑنے جاتا، وہ مجھے ایک پیالی چائے پلاتی۔ پھر میری قسمت کے تاریک دور نے پلٹ کر میری طرف دیکھا، میں اسے بھول چکا تھا۔ چنانچہ اس نے اپنی اہمیت کا احساس دلانا ضروری سمجھا اور پوری طرح میری طرف متوجہ ہو گیا۔ ایک شام دوران گفتگو زرینہ نے تذکرہ کیا کہ اگلے ماہ کی 5 تاریخ کو وہ پورے 20 سال کی ہو جائے گی۔ میں جو اس کی خوشنودی کا کوئی موقع ہاتھ سے نہ جانے دینا چاہتا تھا، بول پڑا۔ تب اس ماہ تمہاری سالگرہ باقاعدگی سے منائی جائے گی۔ کیا مطلب؟ زرینہ نے چونک کر کہا۔ تمہارے گھر پر ایک چھوٹی سی تقریب ہوگی جس میں ہمارے دفتر کے تمام لوگ شریک ہوں گے، میں نے کہا، اور زرینہ کی آنکھیں خوشی سے چمک اٹھی۔ لیکن پھر اس نے اداس ہو کر کہا، میں نے اپنی سالگرہ کبھی نہیں منائی اور اس بار بھی کیسے منا سکتی ہوں؟ خاصے اخراجات ہو جائیں گے۔ تو ہونے دو ڈارلنگ۔ نہیں عارف، تمہارے اوپر یوں ہی کافی بار ہے۔ تمہاری آدھی تنخواہ تو میرے اوپر خرچ ہو جاتی ہے، بلا وجہ اس بوجھ کی کیا ضرورت ہے؟ تمہارے لیے تو میں ساری دنیا کا بوجھ اپنے کاندھوں پر اٹھا سکتا ہوں ڈارلنگ۔ پھر ہم سالگرہ کا پروگرام ترتیب دینے لگے۔ جوش محبت میں میں زرینہ کی سالگرہ کا پروگرام تو بنا چکا تھا، لیکن اس کے گھر کے نکلنے کے بعد مجھے اپنی حماقت کا احساس ہوا۔ یہ میں کیا کر بیٹھا ہوں؟ میں سالگرہ کے انتظامات کہاں سے کروں گا؟ یہ حقیقت تھی کہ مجھے 350 روپے ماہوار تنخواہ ملتی تھی۔ تنہا انسان تھا، بخوبی گزارا ہو جاتا تھا۔ لیکن جب سے زرینہ کی محبت کی تھی، آدھی تنخواہ اس کی ماں، بھائی اور خود زرینہ کی کچھ ضروریات پر خرچ ہو جاتی تھی۔ اس سلسلے میں میں نے اپنے اخراجات کم کر دیے تھے۔ مثلا پہلے میں ہمیشہ دیر سے دفتر کے لیے نکلتا اور رکشہ یا ٹیکسی سے دفتر جاتا، لیکن اب میں نے باقاعدگی سے بس کا استعمال شروع کر دیا تھا۔ الگ صبح گھر سے نکل آتا، پہلے ناشتے میں انڈے مکھن اور دوسری چیزیں ہوتی، اب صرف چائے اور سلائس پر گزارا کرتا۔ پہلے میں کیپسٹن کے 4 پیکٹ پیتا اور اب ہائی لائٹ کا استعمال شروع کر دیا۔
इसी तरह की दूसरी कफायतशारियों से मैंने उन अखराजात पर काबू पा लिया था जो जरीना पर होते थे, लेकिन अब सालगिरह के लिए काफी रकम दरकार थी। मैं गौरो खोज करता रहा, ले दे के घर के सामान पर ही निगाह उठाई। घर के कीमती सामान में एक टेप रिकॉर्डर था जिसे मैंने बड़ी चाहत से खरीदा था। ये मेरे तन्हाई के वक्त का साथी था। कीमती टेप रिकॉर्डर सिर्फ 300 रुपये में फरोख्त कर दिया। सिलाई की घड़ी 105 रुपये में बिकी। 3 इंदा सूट सिलाई की कीमत में बिक गए। जरीना को एहसास भी न होने दिया और तमाम काम बखीरो खूबी निमट गए। सालगिरह पार्टी में मैंने अपना आखिरी सूट जेबे तन किया। जरीना ने मेरी दी हुई साड़ी पहनी और हम मेहमानों का इस्तकबाल करने लगे। मेहमानों में शैतान का खालाजाद भाई अख्तर बेग भी शामिल था। अख्तर बेग हमारे यहाँ अकाउंटेंट था। खासे ठाठ से रहता, टेढ़ी मेढ़ी सी शक्ल थी, लेकिन जवान आदमी था। और फिर सबसे बड़ी बात ये कि 1100 रुपये माहवार तनख्वाह मिलती थी। दूसरे मेहमानों ने हस्बे तौफीक जरीना को तोहफे पेश किए और फिर अख्तर बेग ने भी अपना तोहफा जरीना को दिया। ये सुनहरी मखमल का एक बक्स था। ये मेरी तरफ से हकीर नजराना। उसने एक अदा से झुककर कहा। तमाम मेहमानों के तोहफे खुले हुए थे। हमने उनकी मालियत का अंदाजा बखूबी लगा लिया, लेकिन इस बंद डब्बे में ना जाने क्या था। जरीना इस डब्बे से बहुत मुतासर नजर आई और उसके दिल में उसे खोलकर देखने की ख्वाहिश मचल रही थी। उससे कहीं ज्यादा ये ख्वाहिश मेरे दिल में थी, लेकिन हम दोनों ही खुद पर काबू पाए रहे और सालगिरह की दावत बेपूरो खूबी इख्तिताम को पहुंच गई। मेहमानों के जाते ही हम दोनों सुनहरी डब्बे की तरफ लपके। हमने बड़े तजस्सुस से उसे खोला और डब्बा खुलते ही मेरी आंखें फैल गईं। डब्बे में जड़ाओ जेवरात का एक खूबसूरत सेट जगमगा रहा था। जरीना का चेहरा उस सेट को देखकर गुलनार हो गया। मेरा ख्याल है इमिटेशन है, मैंने कहा। सोने का मालूम होता है, जरीना ने कहा। फिर उसकी माँ ने भी तस्दीक की कि जेवरात खालस सोने के हैं, कम अज कम 1500 के होंगे। सोना बहुत सस्ता है आजकल, ज्यादा से ज्यादा 500-600 के होंगे, नगीने ज्यादा हैं, मैंने कहा। तुम्हें इन चीजों की क्या तमीज, जरीना ने नाक कोड़ कर कहा। और फिर उसी वक्त उसने आईने के सामने जाकर जेवरात पहन लिए और उन जेवरात को जेब करने के बाद वो दर हकीकत बहुत खूबसूरत नजर आने लगी। ये अख्तर बेग इस कदर मुखलस निकलेगा मुझे ख्याल भी न था, जरीना ने कहा। मुझे इजाजत दो जरीना, मैंने कहा। अच्छा, खुदा हाफिज, वो बेख्याली में अपने बुंदों के नग दुरुस्त करते हुए बोली और मैं भौंचका रह गया। मुझे गुमान भी नहीं था कि वो इतनी बेनियाजी से मुझे जाने की इजाजत दे देगी। मैं दिल बर्दाश्ता सा चला आया। मेरी आंखों में अंधेरे से जाग उठे थे, दिमाग साएं साएं कर रहा था। अख्तर बेग पर गुस्सा आ रहा था और खुद पर भी गुस्सा आया। बिला वजह ये सालगिरह का खट राग फैलाया, लेकिन फिर मैंने दिल को तसल्ली दी। औरत के फिक्र फितरत के मकूले याद किए। औरत तो जेवरात पर मरती है, लेकिन जरीना को बहुत जल्द मेरी दिल शक्नी का एहसास हो जाएगा। वो मुझसे मुआफी मांग लेगी। अलबत्ता मैं उससे 2-3 दिन तक नाराजगी का अजहार करूंगा। उसे एहसास दिलाऊंगा कि उसने सोने की चमक से मरूब होकर मेरी दिल शक्नी की थी। उस रात, उस वक्त तक जब तक नींद ना आ गई, मैं गमो गुस्से का शिकार रहा। रोजाना वो मुस्कुराकर मेरा इस्तकबाल करती। उस रोज भी उसने इस्तकबालिया निगाहों से मेरी तरफ देखा, लेकिन आज उसकी मुस्कुराहट में वो जिंदगी नहीं थी, या ये सिर्फ मेरा एहसास था। बहरहाल मुझे उससे नाराजगी का अजहार करना था, सो मैं दिन भर करता रहा। मैंने लंच में भी जरीना को मुखातब नहीं किया, लेकिन हैरत की बात यह थी कि वो भी मुझसे मुखातब नहीं हुई और यही छुट्टी के वक्त भी हुआ। वो छुट्टी के बाद बस स्टॉप पर मेरा इंतजार करती थी। हम दोनों एक साथ ही एक बस में सवार होते और मैं उसे उसके स्टॉप पर छोड़ देता और थोड़ी देर बाद बैठकर वापस आता। लेकिन आज जब मैं बस स्टॉप पर पहुंचा तो जरीना मौजूद नहीं थी। मैं और जल गया और उसके घर जाने की बजाय अपने घर वापस आ गया। मेरी आना जाग उठी थी। मैंने जरीना के लिए क्या कुछ नहीं किया, लेकिन उसने जरा सी देर में आंखें फेर ली। मैंने फैसला कर लिया कि उस वक्त तक जरीना से बात नहीं करूंगा।
जब तक वो मेरी खुशामद ना करे। और दफ्तर में दूसरे दिन मैंने अपना मूड सख्त खराब रखा। मैंने एक बार भी जरीना की तरफ नहीं देखा। तीसरे दिन भी यही कैफियत रही। वैसे तीसरे दिन मैंने चोर नजरों से जरीना की शक्ल देखी। उसके चेहरे पर कोई अस्तराब नहीं था, उसके अंदाज में जरा भी अफसुर्दगी नहीं थी। वो हस्बे मामूल अपना काम दे रही थी। चौथा दिन भी यूं ही गुजरा। हम दोनों ने एक दूसरे से कोई गुफ्तगू नहीं की। अलबत्ता उस रोज मैं जरीना से गुफ्तगू करने का फैसला कर चुका था। जरीना बस स्टॉप पर पहुंची तो अख्तर बेग भी वहां मौजूद था। अख्तर बेग ने भी उसी तरह से मुस्कुरा कर देखा और जरीना उसके करीब पहुंच गई। मैं उन दोनों से ज्यादा दूर नहीं था, लेकिन दोनों में से किसी ने मुझे नहीं देखा। फिर मैंने जरीना की आवाज सुनी, मसरूफ हैं अख्तर साहब? ओह नहीं मिस जरीना, हुक्म दें। वो दरअसल पिक्चर देखने का मूड था, लेकिन तनहा जाते हुए झिझकती हूँ। 2 टिकट बुक कराए थे, अगर आप पसंद करें। और मेरा दिमाग सुन्न हो गया, मेरी आंखें हैरत से फैल गईं। मैं सकते के आलम में खड़ा रह गया। मैंने नहीं सुना कि अख्तर बेग क्या कह रहा है, जरीना ने मजीद उसे क्या कहा। अलबत्ता मेरी आंखों ने अख्तर बेग को टैक्सी रोकते देखा और फिर दोनों टैक्सी में बैठकर चले गए। मैं वहीं खड़ा रहा, कई बसें निकल गईं। फिर जब मेरे हवास कदरे दुरुस्त हुए तो मैं एक बस में बैठकर घर चला आया। मुझे यकीन हो गया कि जरीना मेरे हाथ से निकल गई। वो जेवरात के डब्बे में बंद हो गई। सोने की चमक ने मेरी मोहब्बत को मानद कर दिया। मैंने फिल्मी आशिकों के अंदाज में दर्द भरे गाने गुनगुनाने शुरू कर दिए। शेव बनाना बंद कर दिया, बाल संवारने छोड़ दिए। मुझे अपनी घड़ी, टेप रिकॉर्डर और सूटों का भी गम था, और इससे ज्यादा गम जरीना की बेवफाई का था। कई बार मेरे जहन में खतरनाक ख्यालात भी आए। दिल ने कहा अख्तर बेग की मुरम्मत करूं या जरीना को अगवा कर लूं। लेकिन फिर मैंने सोचा कि इन बातों से क्या फायदा होगा। जरीना बेवफा है, बेवफा रहेगी, लेकिन उसकी बेवफाई की वजह दौलत है। यूं तो कदम कदम पर दौलत की अहमियत सामने आती है, लेकिन इस वाक़े के बाद से दौलत की ताकत का मैं दिल से कायल हो गया। इंसान के पास दौलत नहीं तो जिंदगी बेकार है। रोज़ो शब गुजरते रहे। दफ्तर के लोग अब मज़का खेज निगाहों से मुझे देखते। जरीना भूल गई थी कि कभी उसे मुझसे भी ताल्लुकात थे। अब वो खुलम खुला अकाउंटेंट से इश्क कर रही थी, और बहरहाल अख्तर बेग की तनख्वाह 1100 थी। मेरे लिए अगर उसकी आंखों में रहम के तासरात थे तो वो अंजीला या मिसिस जोसेफ थी, लेकिन उसका आंखों का जाविया दुरुस्त ना होने की वजह से ये तासरात ठीक तौर से नजर नहीं आते थे। और अभी इस कामयाबी इश्क को पूरा 1 माह भी नहीं गुजरा था कि आज शाम को अख्तर बेग मरदूद ने मेरे हाथ में अपनी शादी का कार्ड थमा दिया। सबसे पहला कार्ड मुझे मिला, बाद में यकीनन दूसरों को भी मिले होंगे, लेकिन अख्तर बेग तो सिर्फ मेरा तमाशा देखना चाहता था, और दर हकीकत मैं तमाशा बन गया। दफ्तर का वक्त खत्म होने में आधा घंटा बाकी था, लेकिन यह आधा घंटा भी मुझसे ना गुजारा गया। मैं दफ्तर से निकला और फिर ना जाने कहां कहां आवारागर्दी करता फिरा। ना जाने मेरे दिल में कैसे कैसे तूफान आकर गुजर गए। दौलत की फतेह हुई थी। मरदूद अख्तर बेग ने जरीना को जीतकर मुझे शिकस्ते फाश दी थी, और जरीना ने जेवरात के सेट पर अपनी मोहब्बत कुर्बान कर दी थी। और उस वक्त अंदाजे के मुताबिक रात के 3 बज रहे थे। अंदाजा ही लगाया जा सकता था। मैं बेचैन होकर कमरे में टहलने लगा। सिगरेट के पैकेट में अब आखिरी सिगरेट था, और आखिरी सिगरेट के दौरान मेरी सोच को तस्कीन मिलना जरूरी था, वरना मैं पागल हो जाऊंगा। दिल चाह रहा था कि आखिरी सिगरेट भी जला लूं, लेकिन इस दौरान भी सुकून की मंजिल ना मिल सकी तो बहरहाल अब नहीं बर्दाश्त कर सकता। मैंने हाईलाइट के पैकेट से आखिरी सिगरेट निकाल ली, सिगरेट सुलगाई और उसका एक गहरा कश लेकर फौरी फैसला करने लगा। जरीना का ख्याल दिल से निकालना होगा, इसके अलावा और कोई चारा नहीं। गुस्से के आलम में कोई इंतकामी कदम पूरी जिंदगी का पछतावा बन सकता है। गुनाह बेलज्जत वाली बात होगी। जबरदस्ती किसी की तवज्जो हासिल नहीं की जा सकती, खा वो जरीना हो या कोई और। दौलत के जरिए दिलों पर डाके डाले जा सकते हैं, चुनाचा पहला कदम
दौलत का हसूल है। दौलत हो तो दुनिया भर की तवज्जो हासिल की जा सकती है। दौलत ना होने की वजह से ही आज मेरी ये कैफियत हुई, वरना जरीना की शादी के दावतनामे पर आज मेरा नाम होता। फिर दौलत हासिल करने की क्या तरकीब है? सिगरेट के 1/4 हिस्से के जलते जलते मैंने दौलत के हसूल की तरकीब सोच ली। जरवीना को अगवा किया जा सकता था, बआसानी उसे काबू भी रखा जा सकता था, वह कितने ही खतरात क्यों ना मूल लेने पड़े, लेकिन इस तरह जरीना की मोहब्बत तो नहीं हासिल की जा सकती। पूरी जिंदगी का अजाब जरीना ना सही कोई और सही जो भरपूर मोहब्बत दे सके दौलत के इवज। गोया दौलत का हसूल अव्वलीन शर्त है, ख्वाह जायज़ तौर से हासिल हो या नाजायज़ तौर से। और नाजायज़ तौर से दौलत के हसूल के लिए इससे उम्दा और कोई तरकीब नहीं हो सकती थी जो सिगरेट के आदे होने तक मेरे जहन में आई। और इस तरकीब पर मैं दिल ही दिल में उछल पड़ा। एक तीर से दो शिकार। अख्तर बेग की शादी जरूर खटाई में पड़ जाएगी और जरीना के हवास दुरुस्त हो जाएंगे। रहा खुद मेरा सवाल तो नो रिस्क नो गेम, खतरा मोल लिए बगैर जिंदगी गुजारना मुश्किल है। यूं भी इस सदमे और बेइज्जती की वजह से मैं अब इस दफ्तर में काम नहीं कर सकूंगा। जरीना जब मिसेज अख्तर बनकर दफ्तर में आएगी तो मेरे दिल पर क्या बीतेगी। इस तरह अगर मैं कोई जनूनी कदम उठा गया तो वैसे भी मुसीबत मूल लेना पड़ेगी, इसलिए दूसरी मुसीबत क्यों ना मूल ली जाए। सिगरेट खत्म होने तक मैं अपने फैसले को यकीन की शक्ल दे चुका था। मैं मुजरमाना तौर पर दौलत हासिल करने का प्रोग्राम बना चुका था और सिगरेट भी खत्म हो गई, लेकिन अब मुझे उसकी परवाह नहीं थी। मेरा जहन एक राह सोच रहा था। एक एक घड़ी गिन गिन कर कल आखिर 3 तारीख आ गई। ये वो दिन था जब मैं अपना काम अंजाम देने वाला था। उस दिन मेरी जेब में 110 रुपए थे जो मैंने अपनी एडवांस तनख्वाह में से लिए थे। 150 रुपए मैंने 2 दिन पहले ही अख्तर बेग से ले लिए थे, जिनमें से 40 रुपए मुख्तलिफ खरीदारी में खर्च हो गए और 110 रुपए बचा लिए थे। 110 रुपए में मैंने नाश्ते का बिल अदा किया। अब मैं कोई मामूली आदमी तो नहीं था और अगर किस्मत साथ दे गई तो लखपति बनने वाला था। बहरहाल वक्त हो गया। मैं रेलवे बुकिंग पर पहुंचा और मैंने 88 रुपए का फर्स्ट क्लास का टिकट खरीदा। ये टिकट एक छोटे से स्टेशन का था जहां से मुझे दूसरी ट्रेन पकड़नी थी। एक ही ट्रेन से मंजिल पर पहुंचकर मैं पुलिस के लिए मंजिल की निशानदही नहीं करना चाहता था। टिकट बुक कराते हुए मेरा दिल धड़क रहा था। बहरहाल स्टेशन से निकलते हुए मैंने खुद को संभाल लिया और फिर एक टैक्सी रोककर दफ्तर की तरफ चल पड़ा। ऑफिस के इंचार्ज मिस्टर शकील ने टूटी हुई ऐनक के पीछे से मुझे देखा और मैं उनके करीब पहुंच गया। माफ कीजिएगा जनाब, दरअसल आज मुझे कुछ जरूरी काम करने थे। आप मेरे आधे दिन की छुट्टी काउंट कर लें, मैंने लिहाजत से कहा और मिस्टर शकील की ऐनक नाक पर रही। उससे कबल मैंने ऐसी सआदतमंदी का सबूत नहीं दिया था, चुनाचा उसका पैक ददा मुंह फैल गया। कोई बात नहीं, बस आज 3 तारीख है और आपको इल्म है। आप फिक्र ना करें, मैं काम खत्म कर लूंगा, मैंने कहा और शकील साहब ने गर्दन हिला दी। मैंने अपनी मेज पर पहुंचकर और फिर आज का काम शुरू कर दिया। मैंने जानबूझकर बहुत से फाइल एक साथ खोल लिए और उन पर काम करने लगा। मैडम अंजीला को मैंने कई खतूत टाइप करने को दिए। 4 मरतबा मिस्टर अख्तर के पास गया, उन्हें कुछ वाउचर दिखाने थे, लेकिन दर हकीकत ये अंदाजा करना था कि मेरी किस्मत में क्या लिखा है। और अख्तर बेग की मेज पर नोटों के बड़े बड़े बंडल देखकर दिल को तस्कीन हुई। बहुत कम वक्त है, ये सब नोट मेरे होंगे, सब मेरे होंगे। मैं चोर नजरों से अख्तर बेग को काम करते हुए देखता जा रहा था। 1 बजने तक मेरा चेहरा जर्द हो गया। मैंने जरूरत से ज्यादा सिगरेट फूंके थे। फिर 1 बज गया, लंच का वक्त हो गया। सब लोग उठ कर बाहर जाने लगे। सबने ही मेरी तरफ देखा, लेकिन मैं सर झुकाए काम में मसरूफ था। मेरे सामने फाइल फैले हुए थे जिन्हें समेटने का मेरा कोई इरादा नहीं था। मेरी तो बस एक दुआ थी, वो ये कि अख्तर बेग प्रोग्राम के खिलाफ कोई काम ना करे। जो ही दफ्तर का आखिरी आदमी बाहर निकला, मैंने अपनी सीट छोड़ी। उस वक्त जिस कदर फुर्ती की जाती उतना ही काम आसान हो जाता। मैं बर्क की तरह अख्तर बेग के केबिन में दाखिल हुआ। केबिन क्या था, बस लड़की की 3-3 फुट की 4 दीवारी थी जिसमें दरवाजे की चंदा जरूरत नहीं थी, क्योंकि उसे फलांग कर भी दाखिल हुआ जा सकता था।
लेकिन बहरहाल बाकायदगी की वजह से दरवाज़ा भी मौजूद था। मैंने दरवाजे के इस्तेमाल की चंदा ज़रूरत नहीं समझी और कैबिन में पहुंच गया। दूसरे लम्हे मैंने फुर्ती से अख्तर बेग की मेज़ की अकबी दराज खोली। सेफ की चाबी उसी दराज में होती थी। चाबी एक कोने में पड़ी मिल गई और मैं झुका झुका सेफ के करीब पहुंचा। सेफ में चाबी लगाई और उसे खोलने की कोशिश करने लगा। बहरहाल मैंने सेफ खोला। अंदर नोटों की गुड़ियां चुनी हुई थी। मैंने फुर्ती से अख्तर बेग का ब्रीफ केस उठाया जिसमें वो शाम को तमाम नोट भरकर बैंक में जमा कराने जाता था और फिर मेरे हाथ बरक रफ्तारी से सेफ की गुड़ियां निकाल कर ब्रीफ केस में जमाने लगे। मेरी निगाहें बार बार दरवाजे की तरफ उठ रही थीं। तमाम नोट समेट कर मैं अकबी दरवाजे से अकबी इमारत की गली में था। उस गली के दोनों रास्ते चौड़ी सड़कों की तरफ जाते थे। एक रास्ता वो था जो इमारत के सामने से गुजरता था, दूसरा रास्ता एक और सड़क पर निकलता था। मेरे लिए ये दूसरा रास्ता मौजूद था, चुनाचा मैं तेज तेज कदमों से गली पार करने लगा। अब मेरी दिली आरज़ू थी कि मुझे फौरन टैक्सी मिल जाए। अंदाजन 1:30 बज गया होगा। 2:12 पर ट्रेन जाती थी जिससे मैंने टिकट बुक करवाया था। मुझे कहीं और नहीं जाना था बल्कि यहाँ से सीधा स्टेशन जाना था। फिर मेरी निगाहें दूर दूर तक टैक्सी तलाश करने लगीं। खुशकिस्मती से एक टैक्सी मिल गई और मैं जल्दी से स्टेशन कहकर उसमें सवार हो गया और फिर लड़खड़ाते कदमों से मैं फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट में दाखिल हुआ। एयर कंडीशन कंपार्टमेंट की एक सीट पर बैठकर मैंने इस जलील दिल पर काबू पाने की कोशिश की जो अपनी तमाम धड़कनें आज ही पूरी कर लेना चाहता था। मुझे एहसास ना था कि मैं इस कदर बुज़दिल हूँ, या फिर मुमकिन है कि पहला जुर्म करने के बाद हर इंसान की ऐसी ही हालत होती है। ये तो शुक्र था कि उस कंपार्टमेंट में मेरे अलावा और कोई ना था, लेकिन मेरी ये खुशी ज्यादा देर कायम ना रही। एक मोटे भद्दे से साहब कंपार्टमेंट का दरवाजा खोल चुके थे। फिर उन्होंने एक एक करके 3-4 बच्चों को ऊपर चढ़ाया। उसके बाद औरतों की बारी आई। चश्मा लगाए, शाल ओढ़े एक बड़ी भी अंदर दाखिल हुई। फिर एक दरमियानी उम्र की औरत और फिर 2-3 खूबसूरत और नौजवान लड़कियां। उनके चेहरों से शरारत टपक रही थी। और फिर वही मोटे साहब अंदर दाखिल होकर उन सब ने बारी बारी मुझे घूरा जैसे किसी अजूबे को देख रहे हों। फिर मोटे साहब ने नफरत भरी नजरों से मुझे देखकर सामने की सीटें संभाल लीं। कुलियों ने उनका मुख्तसर सामान अंदर पहुंचाया। मैंने खिड़की से सर लगाकर आंखें बंद कर लीं। मेरे होंठ खुश्क हो रहे थे और मैं गहरी गहरी सांसें ले रहा था। फिर जब मुझे गाड़ी खिसकने का एहसास हुआ तो मेरी जान में जान आई। दिल इस तरह साफ निकल आने की खुशी भी बर्दाश्त ना कर पा रहा था और मेरा पूरा जिस्म बेजान हो गया। ट्रेन ने रफ्तार पकड़ ली और मैं उसी तरह खुश्क होंठों पर जबान फेरता रहा। मेरे जहन में बेशुमार ख्यालात आ रहे थे। मैं किसी तरह इस नामुराद दिल पर काबू पाने में कोशा था कि मेरे कानों में चश्मे वाली बड़ी बी की आवाज़ गूंजी, तुम्हारी तबीयत कुछ खराब है बेटे। शायद मुझे ही मुखातब किया गया था। मैं उस तखातब पर चौंक पड़ा, लेकिन मैंने आंखें नहीं खोली और बड़ी बी मेरे जवाब का इंतज़ार करती रही। फिर किसी से बोली, भाई इंसानी हमदर्दी का तकाजा है, राशिदा तुम देखो बेटी। जी अम्मी, एक नौजवान लड़की ने कहा और मेरा दिल उछल पड़ा। एक नौजवान लड़की मुझे देखने आ रही थी। मैं सोच रहा था। बहरहाल मैंने अपनी हालत बहुत बेहतर होती महसूस की। ख्यालात बट गए थे। लड़की मेरे पास पहुंची और मैंने आंखें बंद किए फैसला कर लिया कि उनसे क्या गुफ्तगू करूंगा। तब लड़की की आवाज़ मेरे कानों के करीब गूंजी, क्या आप सो रहे हैं जनाब? मैंने आंखें खोल दी। मेरी आंखों में ममूनियत के जज्बात थे। मैंने कमज़ोर सी आवाज़ में कहा, पानी, अगर एक गिलास पानी पिला दें तो। अभी 1 मिनट, लड़की ने जल्दी से कहा और फिर उसने प्लास्टिक के जदीद साख्त के एक थर्मास से पानी गिलास में उंडेला और लेकर मेरे पास आ गई। मैं दर हकीकत पानी की शदीद ज़रूरत महसूस कर रहा था। ये चंद लम्हात ऐसे गुजरे कि बस मैं खुद भी खुद को बरसों का मरीज समझने लगा था। मैंने पानी पिया और जान में जान आई। गाड़ी की तेज रफ्तार मुझे सुकून बख्श रही थी और मैं सोच रहा था कि मैं अपने मकसद में कामयाब हो गया हूँ। लड़की गिलास लेकर अपनी सीट पर जा बैठी। सब ही मेरी तरफ मतवज्जा थीं। बड़ी बी की आवाज़ फिर उभरी,
क्या तुम बीमार हो बेटे? जी, मैंने संभल कर बैठते हुए कहा, मैं दिल का मरीज हूँ। ट्रेन में बैठते वक्त तबीयत ठीक थी, लेकिन फिर हालत बिगड़ने लगी। अब ठीक हूँ। मैंने प्रोग्राम के तहत कहा ताकि ये लोग मेरी तरफ से किसी गलतफहमी का शिकार ना हों। आह, इस मर्द ने नौजवानों को भी नहीं बख्शा है। मैं भी दिल की मरीजा हूँ बेटे। ये मर्ज तो है ही नौजवानों का अम्मी, एक लड़की ने आहिस्ता से कहा और बड़ी भी उसे घूरने लगी। दरमियानी उम्र की औरत के होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई। अलबत्ता उस सांडनुमा इंसान या इंसानुमा सांड का चेहरा सपाट रहा, जैसे वो बहरा हो। किसका इलाज कर रहे हो बेटे? बड़ी बी ने फिर मुझसे पूछा। कोई खास नहीं। इलाज करो बेटे, अभी जवान हो, अल्लाह शिफा दे। अभी से जवानी को रोग लग जाएगा। जवानी खुद एक रोग है, उसी लड़की ने फिर कहा, और मैंने चौंक कर उस बदला संज लड़की को देखा जिसकी आंखों में शरारत नाच रही थी। तू अपनी कतरनी बंद नहीं रखेगी? बड़ी भी उस पर उलट पड़ी। दूसरी लड़कियां रुख फेर कर मुस्कुरा रही थीं। उस लड़की ने जल्दी से एक किताब उठाकर आंखों के सामने कर ली। मेरे होंठों पर भी मुस्कुराहट फैल गई। वैसे मैं सवाई इस मोटे के इस पूरे खानदान का शुक्रगुजार था जिसने मेरा जहन बांट दिया था, और वो खौफ जो मेरे आसाब पर हथौड़े बरसा रहा था वक्ती तौर पर दूर हो गया था। 5 बजे चाय पी गई जिसमें मैं शरीक था, और रात के खाने पर भी बड़ी बी ने मुझे जबरदस्ती शरीक किया। फिर शायद उनकी जुबान थक गई। उन्होंने होल डाल खुलवा कर एक कंबल निकाल कर मुझे दिया और इस बात की तलबीकीन भी की कि सर्दियों में सफर करते हुए कोई गर्म चीज जरूर रखा करूं, और मैंने वादा किया कि आइंदा ख्याल रखूंगा। इस दौरान सब लोग अपने तौर पर बड़ी बी की और मेरी गुफ्तगू से महफूज होते रहे, सवाए मोटे भाई के। उनका बस ना चलता था कि मुझे उठाकर दरवाजे से बाहर फेंक दें। लड़कियां उन्हें भी छेड़ती रहीं। 10:30 बजे बड़ी बी ने आंखें बंद कर लीं और खराटे लेने लगी। उनका स्टेशन 12 बजे आना था, इसलिए वो थोड़ी देर तक आंखें बंद रखना चाहती थीं। 12 बजे तक ये दिलचस्प खानदान मेरे साथ रहा, और फिर ट्रेन रुक जाने पर वो सब हड़बड़ाकर उठ गए। बड़ी बी मोटे साहब को सामान संभाल कर उतारने की हदायत करने लगी, और साथ ही साथ मेरे सर पर हाथ फेर कर दुआएं भी देती जा रही थीं। फिर तीनों लड़कियों ने मुझे सलाम किया और नीचे उतर गईं। न जाने क्यों मुझे उनके बिछड़ जाने का अफसोस हुआ। लड़कियों ने पलटकर कई बार मेरी तरफ देखा था, और ट्रेन फिर चल पड़ी। चारों तरफ हू का आलम था। अब मैं अपने कंपार्टमेंट में तन्हा था। नोटों से भरा हुआ ब्रीफ केस अब भी मेरे पास मौजूद था। फिर न जाने कैसे मेरी आंख लग गई। आंख खुली तो बहुत से लोग मेरे सामने खड़े थे। कंपार्टमेंट में फैली रोशनी में उनके चेहरे साफ नजर आ रहे थे। वही हुआ जिसका अंदेशा था। मैं गिरफ्तार कर लिया गया था। मेरी गग्गी बंद गई। वो सब अजीब सी निगाहों से मुझे देख रहे थे, लेकिन चंद साथ के बाद मुझे एहसास हुआ उनके जिस्मों पर पुलिस की वर्दी तो नहीं है। पुलिस वाले ऐसे लंबे लंबे चुगे तो नहीं पहनते, उनकी ऐसी दाढ़ियां तो नहीं होती। ये लोग दराज कामत और चेहरों से काफी खतरनाक मालूम होते हैं। डाकू, मेरे जहन ने नारा लगाया। अगर वो डाकू थे और चलती ट्रेन में घुस आए तब भी मैं बर्बाद हो गया। मेरी आंखों में तारीकी छा गई और मैंने उनकी गिरफ्त में खुद को ढीला छोड़ दिया। हम मजबूर हैं शहजादा इब्रान, आलम पनाह का यही हुक्म है कि तुम जहां भी हो, जिस हाल में हो, तुम्हें गिरफ्तार करके लाया जाए। हम इस गुस्ताखी के लिए मुआफी के तलबगार हैं, लेकिन आप हमारी मजबूरियां समझते हैं। एक भारी आवाज सुनाई दी जिसके अल्फाज मैंने साफ सुने और मेरी खोपड़ी पर चपटे सी पड़ती महसूस हुई। क्या मतलब? मैंने जल्दी से आंखें खोल कर पूछा। मैं तुम्हारा अतालिक भी हूँ शहजादे, मुझे इतना हक दो कि मैं तुम्हें कुछ नसीहतें करूं। जवानी मुंह जोर घोड़े की तरह होती है जो ना हमवार रास्तों पर भी सर पिट दौड़ने की कोशिश करता है और बल आखिर ठोकर खाकर लहू लोहान हो जाता है। जवानी में शैतान ज्यादा करीब होता है। अब ये इंसान की मर्जी है कि उसे सीने से लगा ले या उसके चुंगल से निकलकर नेकियों की राह पर चल पड़े, और जवानी की नेकियां ज्यादा मकबूल होती हैं। आपने जिस दुनिया को देखने का फैसला किया है वहाँ रंगीन आंचल, रंगीन जिस्म जरूर लहराते हैं, लेकिन उन आंचलों के नीचे, उन हसीन जिस्मों के अंदर अशरातुल अर्ज छुपे होते हैं जिनका जहर इंसानियत का कोड़ बन जाता है। खुद आपके पास क्या नहीं है? आपके एक इशारे पर सैकड़ों परिजादियां
अपनी जिंदगी निछावर करने को तैयार हैं। आप इशारा करें, आपका महल हसीनाओं से भर दिया जाएगा। फिर ये जिद क्यों? वालिदैन का दिल दुखाना गुनाह अजीम है। आपको इल्म नहीं कि आलमे पनाह आपके गम से नडाल हैं। वालिदैन बिछड़ कर दोबारा नहीं मिलते, इनकी दुआएं जिंदगी भर साथ देती हैं। हम आपको वापस ले जाने आए हैं। मैंने उस बूढ़े अताली को देखा कि क्या ये लोग मुझे बेवकूफ बना रहे हैं। अगर ये डाकू थे तो मस्खरे मालूम होते थे, और पुलिस वालों का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। सुनो, मैंने उनमें से एक को इशारा किया और वो बड़े अदब से मेरे सामने झुक गया। आधे आधे कर लो, मैंने बुझे दिल से कहा, और वो मेरी बात ना समझकर खोपड़ी हिलाने लगा। फिर उसने अहमकाना अंदाज में दूसरों की तरफ देखा और बूढ़ा अतालिक मेरे करीब झुक आया। क्या फरमा रहे हैं शहजादा आलम? मजाक मत उड़ाओ यार, काम की बात करो। मैं खुशी से आधे देने को तैयार हूँ, मान जाओ। दोस्त, अब कुछ खुश नसीब होने वाली थी, लेकिन किस्मत ही खोटी है। बहरहाल 43,000 भी कम नहीं होते। क्या मेरा बैग तुम्हारे कब्जे में है? मैंने भर्राए हुए लहजे में कहा, और बूढ़ा पागलों की तरह मेरी शक्ल देखने लगा और फिर हंस पड़ा। शहजादा आलम की शरारतें तो बहुत मशहूर हैं, लेकिन ये बूढ़ा अतालिक भी उनका शिकार बनेगा, सोचा भी ना था। बस करो बड़े मियाँ, क्या नोट गिन लिए हैं? मैंने बड़ा बुरा सा मुंह बनाकर कहा। नोट? बूढ़े ने फिर हैरत से कहा और मुझे गुस्सा आने लगा। मैं होंठ भींच के उन्हें घूरता रहा, फिर आजिज़ी से बोला, सीधी तरह बताओ क्या चाहते हो? शहजादा आलम को वापस लाना चाहते हैं। कहाँ? उस मोटे हशमत के पास, मैंने गुस्सीले अंदाज में कहा। कौन हशमत? इस बार बूढ़े ने दूसरे लोगों की तरफ देखते हुए कहा। अरे भाई, फिर तुम कौन हो? शहजादा आलम हमें नहीं पहचानते। क्या तुम्हारा ताल्लुक मेरे ससुराल से है? मैंने जल्लाए हुए लहजे में कहा, और उनमें से कुछ मुस्कुराने लगे, लेकिन बूढ़े का चेहरा लटक गया। फिर उसने अफसुर्दगी से कहा, मैं गुलाम हूँ आका, हजूर चाहे तो गालियां भी दे सकते हैं, लेकिन मुझे हदायत की गई है कि आपको हर हाल में वापस ले आऊं। लिहाजा मैं दरख्वास्त करता हूँ कि मुझ पर नाराज होने की बजाय वापस चलें। कहाँ चलूं? मैंने पूछा। महल, उसने जवाब दिया। तब मेरे जहन में एक और ख्याल आया और मैं चौंक कर उन लोगों की शक्लें देखने लगा। उनके लिबास अजीब थे। कम से कम मैं इस दौर में ऐसे लिबास मैंने नहीं देखे। क्या दर हकीकत उनका ताल्लुक किसी रियासत से है और ये सब कुछ किसी गलत फहमी की बिना पर तो नहीं हो रहा? खुदा करे ऐसा ही हो, लेकिन ये लोग गलत ना हों। सुनो, मैंने आहिस्ता से कहा, तुम किसी गलत फहमी का शिकार तो नहीं? कैसी गलत फहमी शहजादा आलम? मेरा नाम क्या है? मैंने पूछा। यूसुफ इब्रान। खूब अच्छा दोस्तों, अगर तुम मजाक कर रहे हो तो बराहे करम इसे खत्म कर दो, और अगर किसी गलत फहमी के शिकार हो तो तुम्हारी इत्तला के लिए अर्ज है कि मेरा नाम यूसुफ इब्रान नहीं बल्कि आरिफ है। आरिफ। हम खादम हैं, इसलिए इस मजाक से महफूज भी नहीं हो सकते। आप चलने के लिए तैयार हो जाइए। बेखुदा, मैं मजाक नहीं कर रहा। मोटे हशमत की इंपोर्ट एक्सपोर्ट की फिल्म हशमत ब्रादर में काम करता था, अब वहां से भाग आया हूँ। तुम अगर वाकई मजाक नहीं कर रहे हो तो उसे तलाश करो जिसकी तुम्हें जरूरत है। मुझे ले जाकर तुम्हें शर्मिंदगी ही होगी। बहुत वक्त जाया हो चुका रहमत, जंजीर खींचो, बूढ़े ने इस बार कदरे दुरुस्त लहजे में कहा, और उनमें से एक ने ट्रेन की जंजीर खींच दी। अरे अरे, क्या कर रहे हो? सुनो तो, यहाँ इस वीराने में ट्रेन क्यों रुकवा ली? मैं घबरा गया, लेकिन उनमें से किसी ने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। ट्रेन के पहियों से ब्रेक की जबरदस्त रगड़ की आवाज सुनाई दे रही थी और ट्रेन की रफ्तार सुस्त होती जा रही थी। वो लोग मजबूती से मुझे पकड़े हुए दरवाजे पर आ गए। अरे बदबख्तों, मेरा बैग तो ले लो, उसमें मेरी जिंदगी छुपी हुई है, मैंने रुहासे लहजे में कहा, और उनमें से एक ने मेरा ब्रीफ केस उठा लिया, और जो ही ट्रेन रुकी वो मुझे लेकर नीचे कूद पड़े। उन्होंने मेरा पूरा वजन संभाल लिया था, इसलिए मेरे पैरों को तकलीफ ना हुई। वो मुझे लटकाए हुए तारीख जंगल की तरफ ले जा रहे थे, और मेरे पीछे ट्रेन के अमले के लोग लाल टैन लिए हुए गाड़ी के उस डब्बे की तरफ बढ़ रहे थे जिसकी जंजीर खींची गई थी। लेकिन मुझे अगवा करने वाले बहुत तेज थे, इसलिए आन की आन में वो जंगलों के सिलसिले के नजदीक पहुंच गए। इस तरह मैं ट्रेन वालों की निगाह से रूपोश हो गया। दरख्तों के दरमियान वो रुके और बूढ़े अतालिक ने अपने एक साथी से कहा, रहमान को आवाज दो, और उसके साथी ने गर्दन हिला दी। फिर वो दरख्तों के सिलसिले में दाखिल हुआ और लोग वहीं इंतजार करने लगे। मेरा जहन इंतशार का शिकार हो गया।
मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि ये कौन लोग हैं और क्या चाहते हैं। अगर डाकू हैं तो इन्हें माल से गर्ज होनी चाहिए, मेरा ये क्या करेंगे। मुझे दरख्तों में ले जाकर कत्ल करने से भी इन्हें कोई फायदा नहीं होगा। मैंने अपनी दौलत वापस लेने की कौन सी जद्दोजहद की थी, और फिर अगर डाकू नहीं हैं तो फिर क्या है। क्या जो कुछ बकवास कर रहे हैं वही है। उनका कोई शहजादा भाग गया है, लेकिन मेरा उनसे क्या ताल्लुक। दरख्तों के सिलसिले से निकलते ही मुझे रोशनियां नजर आईं। ये रंगीन रोशनियां किसी घोड़ा गाड़ी से नस्ब थीं। रोशनियों के साए में मुझे सफेद रंग के घोड़े नजर आए। करीब पहुंचने पर मेरा ख्याल दुरुस्त साबित हुआ। वो एक खूबसूरत गाड़ी थी जिसमें चारों घोड़े जुते हुए थे, जिन पर बेहतरीन सादे सामान सजा हुआ था। गाड़ी का दरवाजा खोला गया और एक सुनहरी चौकी निकाल कर नीचे रख दी गई। तशरीफ ले चले शहजादा आलम। बहुत बेहतर, मैंने एक गहरी सांस लेकर कहा और चौकी पर चढ़कर गाड़ी में दाखिल हो गया। गाड़ी की सीट पर बैठते ही मुझे महसूस हुआ जैसे परों के ढेर में दंस गया हूँ। निहायत मुलायम और आरामदाह सीटें थीं। मेरे सामने की सीट पर बूढ़ा अतालिक बैठ गया और उसने अंदर से दरवाजा बंद कर लिया। गोया अब बाहर का मंजर नजर नहीं आ सकता था। यूं भी इस तारीकी में दरख्तों के हयोलों के अलावा और क्या नजर आता। अब मैं इस मनहूस बूढ़े से कोई बात नहीं करना चाहता था। मैंने आंखें बंद कर ली और ना जाने कब मेरी आंखें गनूदा हुई और इस शदीद ज़हनी इंतशार के बावजूद मुझे नींद आ गई। फिर जब हाथों को मैंने अपने जिस्म पर महसूस किया तो मेरी आंख खुल गई। गाड़ी रुक गई थी। उतरिए शहजादा आलम। मुझे बूढ़े की मकरू आवाज सुनाई दी और मैंने खा जाने वाली निगाहों से उसे देखा और फिर नीचे उतर आया। उस चौकी पर पांव रखकर मैंने जमीन पर कदम रखा। सब्ज घास थी, रात का वक्त था, लेकिन यहाँ रंगीन रोशनियां फैली हुई थीं। हैरत की बात यह थी कि रोशनियां बिजली की ना थीं, बल्कि रंगीन मशलें रोशन थीं, और मैंने इससे कबल रंगीन मशलें नहीं देखी थीं। मशलों से उठते हुए रंगीन शोले बड़ा खूबसूरत मंजर पेश कर रहे थे। फिर मेरी निगाहें उस अजीम शान इमारत की तरफ उठ गईं जो पुराने तर्ज की थी। उसमें बेशुमार गुंबद थे जो चमक रहे थे। शायद उनमें रेडियम शामिल था, क्योंकि हल्की सबज रोशनी हो रही थी। बूढ़े अतालिक ने अंदर चलने का इशारा किया और मैं हैरत से मुंह फाड़े अंदर चल पड़ा। मैं संगे मरमर से बने हुए दरवाजे की इब्तदाई सीढ़ियां तय करने लगा और फिर अंदर दाखिल हुआ। बूढ़ा अतालिक मेरे साथ साथ था। एक लंबी राहदारी थी जिसमें मोटा कीमती कालीन बिछा हुआ था। दीवारों में बड़े बड़े रोशन पत्थर नस्ब थे जिनसे राहदारी जगमगा रही थी। मैं मरूब हो चुका था और अब मैं बूढ़े अतालिक से भी कोई उल्टी सीधी बात नहीं कह सकता था। अब तो वो गलतफहमी का शिकार है, लेकिन जब उसे हकीकत पता चलेगी तो वो मेरी खाल भी खिंचवा देगा। राहदारियों का इख्तिताम एक दरवाजे पर हुआ। हम उस दरवाजे से भी गुजर गए। दरवाजे के दूसरी तरफ एक अजीम शान हाल था जिसमें बेशुमार सतून लगे हुए थे और ये सतून भी मुख्तलिफ रंगों में रोशन थे। यहाँ पहुंचकर अतालिक रुक गया। गो आलम पनाह आपसे मिलने के लिए तड़प रहे थे, लेकिन मेरी मजाल नहीं कि उन्हें ख्वाब से बेदार करूं। इसलिए आप सुबह तक यहाँ आराम फरमाइए शहजादा आलम। सुबह मैं आपकी वापसी की इत्तला आलम पनाह और मलका आलिया को दूंगा। देखो भाई, मेरी कोई खता नहीं, मैंने लड़ते हुए कहा। मैं वो नहीं हूँ जो तुम समझ रहे हो। मेरे शरीर शहजादे, बराहे करम आराम करो, सब कुछ सुबह को देखा जाएगा। अतालिक ने मुस्कुराते हुए कहा और फिर वो दरवाजे की तरफ बढ़ गया। दरवाजे के करीब जाकर रुका और फिर बोला, मेरी दरख्वास्त है कि रात को बाहर निकलने की कोशिश ना करें। मैं पूरी रात दरवाजे पर पहरा दूंगा। खुदा हाफिज। और वो बाहर निकल गया। मैं सर पकड़कर फर्श पर बैठ गया। मेरे सामने ही रंगीन आईना लगा हुआ था। मैंने आईने के करीब जाकर अपनी शक्ल देखी। मुंह पर हवाइयां उड़ रही थीं, बाल बिखरे हुए थे, लिबास गर्द से अटा हुआ था। ऐ शहजादा आलम, मुझे हंसी आ गई। बूढ़े की शामत आई है। न जाने किसके धोखे से मुझे पकड़ लाया है। अब जब सुबह को हकीकत पता चलेगी तो फिर लुत्फ आएगा। फर्श पर बैठकर मैंने जूते उतारे, लेकिन अभी फीता भी ना खोलने पाया था कि कमरे में हल्की सी सरसराहट हुई। एक चौड़े शीशे से ने अपनी जगह छोड़ी और उसके पीछे से दो कतालाएं निकल आईं। काफी खूबसूरत थीं और मेरी तरफ देखकर मुस्कुरा रही थीं। मैं मुंह फाड़े उन्हें घूरने लगा। वो आगे बढ़ी और मेरे पास बैठ गईं। उनके बैठने का अंदाज भी हैजान खेज था।
फिर उनमें से एक ने मेरे जूतों की तरफ हाथ बढ़ाया और मैं उछल पड़ा। अरे क्यों शर्मिंदा कर रही हैं, मैं खुद खोल लूंगा, मैंने बुखलाए हुए अंदाज में कहा। शहजादा हजूर बराह करम, उनमें से एक ने इल्तिजा की और मुझे उसके होंठ सपोड़ने का अंदाज बहुत पसंद आया। दूसरी ने मेरे जूते के फीते खोलना शुरू कर दिए। सुनो, अगर तुम शहजादा समझकर मेरा काम कर रही हो तो बाद में तुम्हें मायूसी होगी, मैं उसका जिम्मेदार नहीं हूँ। हाँ, अगर मेरी जाती हसीयत तुम्हें पसंद आए तो मैं हाजिर हूँ। वो दोनों मुस्कुराने लगी। फिर उन्होंने मेरे जूते उतारे और उनमें से एक उठकर चली गई। दूसरी मेरे बार संवारने लगी। उसकी नरम उंगलियों का लमस मुझे बेहद खुशगवार मालूम हुआ। मैं न जाने किन बुलंदियों पर पहुंच गया। वो बेखुद थी। हम दोनों उस वक्त चौंके जब दूसरी लड़की वापस आ गई। उसके हाथों में एक खूबसूरत ट्रे थी जिसमें एक रंगीन लिबास रखा हुआ था। लिबास तब्दील कर लें शहजादा आलम, उसने कहा, और मैंने कहा कि मेरा नाम आरफ है, क्या तुम मुझे मेरे नाम से पुकार सकती हो? अगर शहजादे की ख्वाहिश है तो जो हुक्म, लिबास तब्दील कर लें। वो मेरे करीब पहुंचकर मेरे कोट के बटन खोलने लगी। मैंने कोई अर्ज नहीं किया, लेकिन जब उसने मेरी पतलून की तरफ हाथ बढ़ाया तो मैं उछल पड़ा। तुम लोग जरा बाहर चली जाओ तो मैं लिबास तब्दील कर लूंगा। लौंडी को इतना हक भी ना देंगे शहजादा आलम, उसने उसी अफसुर्दगी से कहा। अरे तो क्या पतलून भी तुम ही उतारोगी? मैंने झींकते हुए कहा। जो हुक्म वो बोली और मुड़कर चल दी, लेकिन दूसरी वहीं खड़ी रही। तुम भी जाओ, मैं लिबास तब्दील कर लूं तो वापस आ जाना, मैंने कहा, और वह मुस्कुराती हुई वापस पलट गई। मैंने जल्दी से कपड़े उतारकर दूसरा लिबास पहन लिया। रात के सोने का ढीला ढाला लिबास था, लेकिन बेहद कीमती कपड़े का। लिबास पहनकर अजीब सी फर्क का एहसास हुआ और फिर मेरी तवज्जो उन दोनों लड़कियों की तरफ हो गई। वो गालिबन उस शहजादे की खादमाएं होंगी। मुमकिन है मेरी सूरत शहजादे से मिलती हो। कुछ ऐसे ही बात मालूम होती थी, वरना सब धोखा कैसे खा जाती। और इसी वक्त एक ख्याल मेरे जहन में आया, क्यों ना मैं इस सुनहरी मौका से फायदा उठाऊं। जहन्नम में गए 86,000 रुपए, जहाँ जो ऐशो इशरत मिलेगी 86,000 में उसका हसूल मुश्किल था, और फिर पुलिस का खतरा अलग। लेकिन अगर शहजादा वापस आ गया तो इस रियासत में ना जाने धोखाधड़ी की सजा क्या हो। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। नहीं, ये गलत है, हकीकत में रहो। इसके बाद भी ये लोग गलत फहमी का शिकार हैं तो इसमें मेरा कोई कसूर ना होगा। खादमा को अंदर आने की इजाजत है, उसी खादमा की शीरीं आवाज सुनाई दी जिसने बालों में उंगलियां फेरी थीं। आओ, मैंने कहा, और वह मुस्कुराती हुई अंदर आ गई। उसकी आंखें चमक रही थीं और होंठ खुश्क हो रहे थे। वो मेरे बिल्कुल करीब आई और मेरे सामने झुककर बोली, खादमा के लिए कोई और हुक्म करें? क्या तुम मुझसे कुछ देर गुफ्तगू कर सकती हो? पूरी रात शहजादा आलम, उसने कहा और मेरा हाथ पकड़कर बिस्तर पर ले चली। मेरे जिस्म के रोंगटे खड़े हो गए, मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। और वो रात मेरी जिंदगी की हसीन तरीन रात थी। उस रात जरीना की बेवफाई के तमाम घाव भर दिए। उस रात में अंजीला के साथ जाया होने वाले लम्हात पर मुस्कुराया। मेरी तकदीर में तो शहना थी, संगे मरमर से बनी हुई शहना, जिसने तमाम लताफतें मुझ पर निछावर कर दी और वो रुखसत हो गई। मैं उसकी खुशबू फिजाओं में सूंघता रहा। मुझे अपनी खुशकिस्मती पर रश्क आया, अपनी नादानी पर हंसी आई कि मैंने पहली लड़की को ही किस खुशी से कबूल कर लिया था। हालांकि मशरिक व मगरब उसकी निगाहों में एक थे। और फिर जरीना, काश जरीना शहना को देख सकती, जलकर कबाब हो जाती और अख्तर बे के लिए सख्त मुश्किलात पैदा हो जाती। और इन्हीं ख्यालात में खोए खोए न जाने कब मुझे नींद आई और कब सुबह हो गई। सूरज की चंद किरणों ने कमरे में दाखिल होकर सुबह की खबर सुनाई और उसी वक्त दरवाजा खोलकर चंद परीजादियां अंदर दाखिल हुई। मैं उछल पड़ा। शहना के जाने के बाद मैंने लिबास भी तब्दील नहीं किया था। मैंने जल्दी से रेशमी रजाई जिस्म पर ले ली और मुंह फाड़े उन्हें देखने लगा। लड़कियां मुस्कुराती हुई मेरी मसहरी के दाएं बाएं खड़ी हो गईं। हमसे इतना पर्दा क्यों हजूर? शहना की खुमार आलूद आंखों ने रात की कहानी सुना दी है। आइए, हमाम तैयार हैं, गुस्ल फरमा लें। मैंने बुखलाए हुए अंदाज में उनको देखा। हम शहना की तरह खुश नसीब तो नहीं, लेकिन दिल वाले जरूर हैं। हमें इस खिदमत से महरूम ना रखें। एक शौक सी लड़की ने, जिसके गाल कश्मीर की वादियों की याद दिलाते थे, मुस्कुराते हुए कहा और अचानक मेरे जिस्म से रजाई खींच ली।
अरे अरे ये क्या वहशत है। मैंने घबराए हुए अंदाज में मसहरी से छलांग लगा दी, लेकिन शरीर लड़कियों ने मुझे चारों तरफ से गिरफ्त में ले लिया। मुझे इतनी लड़कियों के दरमियान सख्त शर्म आ रही थी, लेकिन मैं उनसे छुटकारा भी नहीं पा सकता था। तो सब मुझे लटकाए हुए हमाम में दाखिल हुई। संगे मरमर के टाइल जुड़े हुए हमाम में नीम गर्म खुशगवार पानी से उन्होंने मेरे बदन को नरम स्पंज से रगड़ रगड़ कर धोया। इस दौरान भी वो तरह तरह की शरारतें करती रहीं। मैंने मजबूरन खुद को उनके रहमो करम पर छोड़ दिया। गुस्ल के बाद उन्होंने मुझे एक खूबसूरत लिबास पहनाया, मेरे बालों को खुश किया और फिर उनमें मांग निकाली। मैं खामोशी से अपनी दुर्गत बनते देखता रहा। बना संवार कर वो मुझे हमाम से निकाल लाईं और फिर एक मुअम्मर खातून मेरे कमरे में दाखिल हुई। उन्हें देखकर मेरे करीब तमाम मौजूद लड़कियां मुअद्दब हो गईं। शहजादा इब्रान, मुअम्मर खातून ने पुरजलाल आवाज में कहा, शाही मोहतरम ने हुक्म दिया है कि आप नाश्ता उनके साथ ही करेंगे। चुनाचा अब से कुछ देर के बाद आप नाश्ते के कमरे में पहुंच जाएं। मुअम्मर खातून ने ये अल्फाज कहे और वापस मुड़कर दरवाजे से निकल गईं। सुनो, मैंने एक लड़की का बाजू पकड़ते हुए कहा, ये कौन थी? अरे आप इन्हें भूल गए, ये आपकी दाया हैं। इन्होंने तो बचपन से आपको पाला है। ओह, मैंने होंठ सिकोड़ते हुए कहा। बहरहाल मैं नाश्ते के कमरे में दाखिल हुआ। उसे कमरा कहना दुरुस्त ना होगा, वो तो एक अजीमो शान हाल था जिसमें कई इंच मोटा सुर्ख कालीन बिछा हुआ था। दरमियान में एक लंबी मेज लगी हुई थी जिस पर अनवाओ इकसाम के ज़रूफ सजे हुए थे और उनके अंदर से लजीज खानों की महक उठ रही थी। मैं लड़खड़ाते कदमों से अंदर दाखिल हुआ। मेरे साथ आने वाली कमरे के दरवाजे पर ही रुक गई। मैं मेज के करीब पहुंच गया। एक तरफ बाअदब खड़े हुए खादम ने मेरे लिए कुर्सी सिरका दी, लेकिन उन दोनों को मैं कुर्सी पर बैठने की बात ही देख सका जो मेरे ऐन सामने बैठे थे। उनमें एक पुरजलाल खातून और एक बारिश बुजुर्ग थे जो गसीली निगाहों से मुझे घूर रहे थे। तुम इस कदर गुस्ताख हो गए हो इब्रान, हमें गुमान भी नहीं था। तुम्हारी अम्मी हजूर तुम्हारे सामने हैं और तुमने उन्हें सलाम भी नहीं किया। तुम्हें मालूम है वो तुम्हारी जुदाई से किस कदर मलोल हैं। बुजुर्ग की रोबदार आवाज उभरी और मैं जल्दी से कुर्सी पर खड़ा हो गया। मैंने झुककर उन दोनों को सलाम किया और फिर कुर्सी पर बैठ गया। तुम्हारी आवाज को क्या हुआ? सेहत भी कुछ खराब मालूम होती है। कहाँ कहाँ आवारा गर्दी कर आए? बुजुर्ग ने फिर पूछा। शाही मोहतरम, इजाजत हो तो पहले नाश्ता कर लूं। मुझे यकीन है कि तफसील बताने के बाद नाश्ता ना नसीब हो सकेगा, मैंने लिहाजत से कहा और बुजुर्ग के चेहरे पर गुस्से के तासरात उभर आए। लेकिन खातून तअज्जुब से बोली, तुम्हारी आवाज हैरत अंगेज तौर पर बदल गई है। नाश्ता करें बेगम, बुजुर्ग ने कहा और उनके नाश्ता शुरू करने पर मैंने भी जल्दी जल्दी खाना शुरू किया। न जाने क्या हालात हों, पहली ही मुलाकात में आवाज की तब्दीली महसूस कर ली गई है। आगे आगे देखिए। चुनाचा मैं अपना कोटा पूरा करने लगा और फिर कहवे की 3 प्यालियां पीने के बाद मैं शेर शिकम हो गया। अब मैं हर किस्म की सूरत हाल के लिए तैयार था। वो दोनों भी नाश्ता कर चुके तो खादमों ने बचा हुआ सामान उठाना शुरू कर दिया। यूसुफ इब्रान, मेरा हुक्म है कि अपने हवास दुरुस्त करो। हम तुम्हारे दुश्मन नहीं है बेटे। जिस दुनिया को तुम देखना चाहते हो उसकी तफसील हमसे सुन लो। वो गासबो मकारों की दुनिया है। वहाँ सब एक दूसरे के दुश्मन हैं। सब एक दूसरे को लूट लेना चाहते हैं। वो सब आपस में दस्तों गिरेबान हैं। किसी को किसी से हमदर्दी नहीं। वो अशरफुल मखलूकात हैं, लेकिन जानवरों से भी बदतर। तुम उस दुनिया को देखकर क्या करोगे? तुम्हारी दुनिया इससे ज्यादा पुरसकून है। यहाँ मोहब्बत का वजूद है। सब एक दूसरे को चाहते हैं। अमन व सकून है। ये चंद दिन जो तुमने उन लोगों के दरमियान गुजारे, सच बताओ कैसे पाए? बुजुर्ग ने कहा। मेरी गर्दन झुकी हुई थी। बुजुर्ग ने एक एक लफ्ज दुरुस्त कहा था। मुझे उनसे इत्तफाक था, लेकिन बदकिस्मती से मैं तो उसी दुनिया का एक फर्द था। बहरहाल अब मैं जवाब देने के लिए तैयार था। मोहतरम बुजुर्ग, मैं आपके एक एक लफ्ज से मुत्तफिक हूँ। बिलाशुबा मेरी दुनिया ऐसी ही है जैसी आपने बयान फरमाई, लेकिन मैं अब सब हजरात की एक गलत फहमी दूर करना चाहता हूँ। तुम्हारी आवाज को क्या हुआ है? खातून ने जल्दी से पूछा। यही मेरी असल आवाज है मुअज़्ज़ज़ खातून। मैं वो नहीं हूँ जो आप समझ रहे हैं। मैं यूसुफ इब्रान नहीं हूँ।
मेरे सामने बदतमीजी करोगे तो सजा पाओगे, मेरे गुस्से को आवाज ना दो। रात को तुम्हारे अतालिक ने भी यही बताया था कि तुम खुद को इब्रान तस्लीम नहीं कर रहे, लेकिन मुझे गुमान भी न था कि तुम अपने वालदैन को भी बेवकूफ बनाने की कोशिश करोगे। क्या तुम्हारा ख्याल है कि तुम्हारी आवाज बदल लेने से तुम्हारी शक्ल सूरत भी बदल जाएगी? बुजुर्ग ने कहा, मोहतरम बुजुर्ग, सिर्फ इतना अर्ज करूंगा कि आपकी ये दुनिया बेहद दिलकश है। आप इस पुरखार दुनिया में जाने की बजाय मैं इसी दुनिया के किसी गोशे में तमाम जिंदगी गुजारने को तैयार हूँ, लेकिन आप किसी गलतफहमी पर मैं सजा का मुस्तहिक नहीं होऊंगा। आप मुझे यूसुफ इब्रान कहें या कुछ और, बस मैं ये अर्ज कर दूं कि मैं यूसुफ इब्रान नहीं हूँ, मेरा नाम आरिफ है। इसके बावजूद आप मुझे यूसुफ इब्रान तस्लीम करने पर बज़िद हैं, तो मैं अब खामोशी इख्तियार कर लूंगा। बुजुर्ग हैरत से मेरी शक्ल देखने लगे। मोहम्मद खातून भी तअज्जुब से मुझे देख रही थी और अब उन दोनों की आंखों में शकूक नजर आ रहे थे। तब फिर तुम कौन हो? मेरा नाम आरिफ है, जमाने का सताया हुआ एक इंसान हूँ। एक जुर्म करके फरार हो रहा था कि रास्ते में आपके आदमियों ने पकड़ लिया और जबरदस्ती मुझे यूसुफ इब्रान बना दिया। उन्होंने मेरे बैग पर भी कब्जा कर लिया, जिसमें पूरे 86,000 रुपए हैं। वल्लाह हमें यकीन नहीं आता, अगर तुम यूसुफ इब्रान नहीं हो तो तुम्हारी उससे मुशाहबत हैरत अंगेज है, लेकिन अगर ये तुम्हारी शरारत है तो तुम हमारे अताब से ना बच सकोगे। मुअम्मर बुजुर्ग खड़े हो गए, उन्होंने ताली बजाई और एक खादम अंदर दाखिल हो गया। सफीना को बुलाओ, मुअम्मर बुजुर्ग ने कहा और खादम वापस चला गया। चंद लम्हात के बाद वही दूसरी मुअम्मर औरत अंदर दाखिल हो गई, जिसके बारे में मुझे बताया गया था कि वो मेरी दाया है। सफीना, इसे गौर से देखो, क्या तुम इसमें और इब्रान में कोई तब्दीली पाती हो? मुअम्मर बुजुर्ग ने कहा और बूढ़ी औरत मुझे करीब आकर देखने लगी। फिर वो चौंक पड़ी और वो बिल्कुल करीब से मेरी आंखों में झांक रही थी। उसके चेहरे पर हैरत के आसार थे। फिर उसने जल्दी से मेरा गिरेबान खोल दिया और वो मेरे सीने पर देखने लगी। उसके बाद वो बौखलाए हुए अंदाज में पीछे हट गई। उसके चेहरे पर अज़तराब था। मुअम्मर खातून और बुजुर्ग उसे तअज्जुब से देख रहे थे। हजूर, दाया बोली, ये यूसुफ इब्रान नहीं है, ये शहजादा हजूर नहीं है। मैं कसम खाती हूँ ये शहजादा हजूर नहीं। और मुअम्मर खातून और बुजुर्ग चौंक पड़े। तुमने यकीन किस तरह किया दाया, जबकि तुमने इनकी आवाज भी नहीं सुनी? बुजुर्ग ने अज़तराब से पूछा। मैंने बचपन से शहजादा हजूर को पाला है। इनकी आंखों की बाईं पुतली में एक नीला तिल है और सीने पर एक सूरज की शक्ल का सुर्ख निशान। बिलाशुबा ये नौजवान हू बहू शहजादे का हम शक्ल है, लेकिन शहजादा नहीं है। ये दोनों चीजें इसके पास मौजूद नहीं, दाया ने कहा और मुअम्मर खातून ने जल्दी से चेहरे पर नकाब खींच ली। मुअम्मर बुजुर्ग खशमीन निगाहों से मुझे देख रहे थे, लेकिन फिर उनके खदो खाल नरम पड़ गए और उनसे उदासी टपकने लगी। इसमें इस बेचारे का कोई कसूर नहीं, इसे मेहमान खाने में पहुंचा दो, बुजुर्ग ने कहा। चाहे मोहतरम, मैंने जल्दी से आगे बढ़कर कहा, मैंने अपनी असलियत नहीं छुपाई है। बराह करम मुझे कोई कोना अनायत फरमा दिया जाए, मैं यहाँ से नहीं जाना चाहता। मैं लिहाजत से बोला, और दानियाल को हमारे पास भेज दो। बुजुर्ग ने मेरी बात सुनी अनसुनी करते हुए कहा, इस बेवकूफ ने बहुत बड़ी गलती की है, उन्होंने कहा और मुअम्मर खातून का हाथ पकड़े हुए बाहर निकल गए। अब कमरे में दाया और मैं रह गए। आओ, दाया ने खुश्क लहजे में कहा, आप ही मेरे ऊपर रहम खाएं मोहतरम खातून, आप जानती हैं मैं बेकसूर हूँ। मैंने दाया से कहा, खामोश रहो बेवकूफ लड़के, अगर शाह को मालूम हो गया कि तुम हल की कनीजों के साथ रंग रलियां मनाते रहे हो तो तुम जरूर सजा पाओगे। आओ, खामोशी से मेरे साथ चले आओ। वो दरवाजे की तरफ बढ़ गई और चारों नाचार मैं भी उसके पीछे चल पड़ा, लेकिन इस बार हमारा रुख एक दूसरे रास्ते पर था। मेरी आंखों में फिर तारीकी फैल रही थी। ये हसीन माहौल मुझसे जुदा हो रहा था। शहना भी मुझसे छूट गई थी। मेरी आंखों में आंसू आ गए और मैं डुबडुबाई आंखों से रास्ता तय करता रहा। तब मुझे एक और इमारत के एक कमरे में पहुंचा दिया गया, जहां आसाइश के तमाम सामान मौजूद थे। मैं एक मसाहरी पर बैठकर अपने मुस्तकबिल पर गौर करने लगा और दाया खामोशी से बाहर निकल गई। अब क्या होगा? अब मुझे यहाँ से निकाल दिया जाएगा, फिर मैं कहाँ जाऊंगा? काश मैं यहाँ रह सकता, काश मेरी गालों पर आंसू लड़क आए। कई घंटे गुजर गए, कोई मेरे पास ना आया। फिर शायद दोपहर का वक्त हो गया। मैंने कमरे के दरवाजे पर कदमों की चाप सुनी और चौंक कर दरवाजे की तरफ देखने लगा, लेकिन वो दो स्याह फाम गुलाम थे।
उन्होंने हाथे में खाने की ट्रे उठाई हुई थी। हर चंद के खाने की इश्तहा ना थी, लेकिन खुद उनसे उठती हुई खुशबू ने मुझे खाने पर इमादा कर लिया। दोनों गुलाम खाना रखकर उस खामोशी से वापस चले गए और मैं बेदिली से खाने की मेज पर आ गया। बड़ा लजीज खाना था। मैंने थोड़ी देर के लिए अपने गम परे सरकाए और खाने में मसरूफ हो गया। लजीज खाने से पूरी तरह इंसाफ करके फारग हुआ। वही मुलाजम कहवे के बर्तन लिए हुए अंदर आ गए और खाने के खाली बर्तन उठा कर ले गए। गर्मा गर्म कहवा पीकर मैंने गहरी गहरी सांसें ली और फिर कमरे में चहलकदमी करने लगा। दिल चाह रहा था कि दौड़कर महल में घुस जाऊं, शहना के पास पहुंच जाऊं, उसे बुला लूं और शाह से उसे मांग लूं, लेकिन अब शहना का भी क्या भरोसा। वो मुझे शहजादा समझकर मुझ पर अपना सब कुछ नसार कर चुकी थी। हकीकत मालूम होने पर न जाने मेरे साथ क्या सलूक करे। थक कर मैं मसहरी पर आ बैठा और फिर न जाने क्यों मेरे दिमाग में हल्का सा चक्कर आ गया। रात भर ना सोने की वजह हो सकती थी। क्यों ना थोड़ी देर आराम कर लूं। मैं मसहरी पर लेट गया और रेशमी चादर बदन पर खींच ली। ना जाने क्यों मसहरी पर लेटते ही मुझे नींद आ गई और मैं गहरी नींद सो गया। नींद भी ऐसी तवील थी कि घोड़े बेच कर सोया। ना जाने कितनी देर तक इस आरामदा मसहरी पर सोता रहा। फिर आंख खुल गई। चारों तरफ तारीकी थी। बाहर से कहीं रोशनी की रमक अंदर आ रही थी, लेकिन उस तारीकी से माहौल में कुछ घुटन सी पैदा हुई। मैंने एक गहरी सांस ली। ज़ाहिर है अब यहाँ मेरी कोई हैसियत नहीं रह गई थी। एक बोझ था उन लोगों पर, जबरदस्ती का मेहमान। और फिर मेरी फिक्र क्यों की जाती। मैंने इकराह के साथ करवट बदली। तब मुझे एहसास हुआ कि मेरे जिस्म के नीचे मसहरी नहीं है। अरे मसहरी कहाँ गई। मैंने टटोल कर देखा और बुरी तरह चौंक पड़ा। ये तो साफ जमीन थी, मेरे नीचे कुछ ना था। तब मैंने आंखें फाड़ फाड़ कर चारों तरफ देखा। ये तो वो मेहमान खाना भी नहीं था जहां मैं सोया था। फिर ये कौन सी जगह है। मेरे जिस्म के रोंगटे खड़े हो गए। मुझे सख्त सर्दी का एहसास हुआ था। मैं जल्दी से उठकर बैठ गया। तब मुझे एहसास हुआ कि मेरे सर के नीचे तकिया जरूर था। मैंने उस तकिए को टटोल कर देखा और एक बार फिर मेरा दिल धड़क उठा। ये तकिया नहीं बल्कि वो ब्रीफ केस था जिसमें दशमत बरादर से चुराए हुए नोट थे। मैंने तारीकी में जल्दी से ब्रीफ केस खोला और उसमें हाथ डालकर नोट टटोलने लगा। नोट बदस्तूर भरे हुए थे। Come and fly away with me. Come and fly away with me. Come and fly